गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने बाल गोविंद भगत पढ़ लिया। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। एक तरफ से ही करते चलेंगे तो बेहतर होगा। अब है ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी हुई रचना थी। अब हम लोग यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। यशपाल एक ऐसे लेखक थे जो सरलतम भाषा में बातें कह देते थे। इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर छावनी जगह है, फिरोजपुर छावनी, वहाँ फौजी छावनी है या हुआ करती थी। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। पहले लाहौर वगैरह सब भारत में ही था, जब आज़ादी से पहले तो लोग लाहौर जाते थे पढ़ने के लिए। लाहौर शिक्षा का अच्छा केंद्र हुआ करता था। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। तो स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े रहे। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता, सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। ये राजनैतिक पाखंड और रूढ़िवादियों के खिलाफ जो इनकी रचनाएं होती थी वो मुखर होती थी। कहने का मतलब कि उनके खिलाफ बोलती हुई रचनाएं ये लिखते थे। ये जो पाठ है इसमें भी वो एक सामंतवादी प्रवृत्ति, एक जमींदारी प्रवृत्ति जो थी, जो पहले जमींदार हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, तो वो जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद वो सब सरकार के तहत आ गए। जो ज़्यादा संपत्ति थे उनके पास, तो वो उसके बाद भी उन लोगों का जो स्वभाव था, जो व्यवहार था, वो बदला नहीं था और वो उसको किसी तरह बना कर रखना चाहते थे। भले ही उनके पास उतनी संपत्ति नहीं रह गई थी, वैसी रईसी नहीं रह गई थी, लेकिन वो फिर भी अपने आप को विशिष्ट समझते थे और आम जनता को तुच्छ समझते थे। तो प्रस्तुत पाठ जो है इसमें भी इसी बात पर एक व्यंग्य किया गया है कि कैसे नकली रईसी दिखा रहे हैं एक नवाब साहब जो है, वो कैसे ज़बरदस्ती अपने आप को विशिष्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनके पास वैसा कोई संसाधन नहीं है। वो सामान्य जीवन ही जी रहे हैं। वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और खा खीरा ही रहे हैं, खरीद के खीरा रखा है, लेकिन उसी को वो कैसे विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करके अपने आप को एक विशेष व्यक्ति बताना चाहते हैं कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं आम जनता से अलग हूँ। इसी पाखंड पर उन्होंने चोट किया है। तो लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु यह एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पिछली बार एक प्रश्न भी आया था इससे जुड़ा हुआ कि कैसे सामंती पतनशील सामंती वर्ग पर कैसे कटाक्ष किया गया है। पतनशील सामंती वर्ग का मतलब वही हुआ कि जो सामंत थे, जो नवाब थे, जिनके पास अकूत संपत्ति हुआ करती थी, जमींदारी हुआ करती थी, वो राजा की तरह जीवन बिताते थे, तो उनका जब पतन होने लगा, उनकी चीज़ें, जो उनकी जो जायदाद थी, सरकार ने ज़्यादातर अधिग्रहण कर लिया, जो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को कैसे विशिष्ट बना के रखने का प्रयास किया, उसी पर यह पाठ है।
तो कहते हैं यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। एक बनावटी जीवन शैली का आदी है वो, जिसमें स्वाभाविकता नहीं है। वो एक बनावटी जीवन शैली जी रहे हैं कि हमें आप समझिए कि हम विशिष्ट हैं, हम आम लोग नहीं हैं। इसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है, आज भी देखा जा सकता है। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि अपने आप को विशिष्ट बताने के लिए बहुत से लोग अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं। कोई पहनावा अपना विशिष्ट रखे, उजला शर्ट, उजला पैंट, उजला जूता, उजला गमछा, उजला चश्मा, अलग अलग तरह से लोग कोशिश करते हैं। आज भी आपको दिख जाएंगे लोग। तो होता है कि आप मुझे विशिष्ट समझिए, भले ही वो आम आदमी। तो आपको आज के समय में भी ऐसे लोग दिख जाएंगे। तो आइए पाठ की तरफ चलें। मैं दरअसल यह भूल गया हूँ कि मैंने पंक्तिबद्ध तरीके से पढ़ के आपसे बातें की थी कि नहीं, वो मुझे याद नहीं है। फिर चलिए फिर से एक बार करते हैं। जिन लोगों का छूटा होगा या दोबारा जो समझना चाहते होंगे वो समझ लेंगे। तो इसका शीर्षक है लखनवी अंदाज। लखनऊ हमेशा से प्रसिद्ध रहा है नवाबों के लिए, अपनी तहजीब के लिए। तहजीब कहते हैं जो संस्कार होता है, जो अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका होता है, इसमें लखनऊ हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। तो एक वहाँ का अंदाज है, वहाँ कोई भी आपको तुम कहकर नहीं संबोधित करेगा। एक बातचीत में भी एक अलग ही तरह की तमीज़ आपको देखने को वहाँ मिलेगी। अब तो पता नहीं, मैं लखनऊ ज़्यादा गया नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए उसको एक नाम दिया गया लखनवी अंदाज। ये लखनऊ का स्टाइल है, लखनऊ का अंदाज है। लेकिन यहाँ वो एक व्यंग्य के रूप में है कि वो लखनवी अंदाज थोड़ा सा नेगेटिव है, नकारात्मक ढंग से उसको कहा गया है यहाँ, क्योंकि यह एक बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया। तो आइए देखें क्या है इसमें फिर से। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल कहते हैं शहर के आसपास का जो क्षेत्र होता है, मुख्य शहर के आसपास के क्षेत्र को मुफस्सिल कहते हैं। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। पहले वो भाप वाले इंजन हुआ करते थे, कोयले से चलने वाले, तो वो फूं फूं फुस फुस की आवाज़ आती थी चलने से पहले। वो अपना स्टीम बनाता था और फिर वो स्टीम को रिलीज कर रहा था, तो लगता है इसे फुंकार मार रहा है। तो उसी को यहाँ लेखक कह रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में, अब मतलब चलने ही वाली थी, अब किसी भी समय चल सकती थी, तो फुंकार मार रही थी कि अब चल पड़ेगी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। पहले के समय में पैसेंजर ट्रेनों में भी 3 क्लास हुआ करते थे। मुंबई की ट्रेनों में अभी भी है, जो वहाँ के लोकल ट्रेन है, उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है, या 2 है। अपने यहाँ जो ट्रेनें चलती हैं इसमें एक ही होता है। तो पहले के समय में ये क्लास हुआ करते थे 3 क्लास। तो जिसमें जो सबसे निम्न दर्जे का होता था थर्ड क्लास, उसमें पटरे वाली सीट हुआ करती थी और या खड़े होकर जाने की व्यवस्था रही होगी, उसका टिकट सबसे कम होता था, सस्ता होता था। सेकंड क्लास में जो संभ्रांत व्यक्ति होते थे, सो जाते थे, उसमें भीड़ कम होती थी, उसका क्योंकि कीमत ज़्यादा था। और जो फर्स्ट क्लास था उसमें बहुत ही विशिष्ट लोग जाया करते थे, उसकी कीमत सबसे ज़्यादा थी। तो यहाँ बात सेकंड क्लास की हो रही है कि उसकी कीमत ज़्यादा थी, तो कम दूर जाने के लिए कोई कटाता नहीं था उसका टिकट। लेकिन लेखक ने सोचा कि उसमें आराम से बैठने के लिए जगह मिल जाएगा और प्राकृतिक दृश्य देखेंगे आराम से खिड़की किनारे बैठ के, और कुछ नई कहानी के बारे में सोचते हुए जाएंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब इन्होंने सोचा, गाड़ी छूट रही थी तो दौड़ते हुए चढ़ गए, और इन्होंने सोचा था कि उसमें लोग नहीं होंगे, तो
आराम से बैठेंगे, लेकिन इनके अनुमान के प्रतिकूल, उल्टा, अनुमान के उलट वहाँ एक नवाबी नस्ल के, जो देखने से लगते थे कि ये नवाबी खानदान के आदमी हैं, एक बर्थ पर बैठे हुए थे पालथी मारकर। पालथी मारकर मतलब दोनों पैरों को ऐसे समेट करके बैठना हुआ, पालथी मारकर बैठना। तो बड़ी सुविधा से, मतलब बड़े आराम से बैठे हुए थे, चादर वादर बिछा के, लोटे में पानी वानी रख के। जैसे अभी हम लोग बोतल में पानी ले जाते हैं, तो उस समय बोतल वगैरह का प्रचलन नहीं था, तो लोग अपना लोटा उठा में पानी रख के ले जाते थे और सारी सुविधा के साथ चलते थे। बड़ी रईसी से लोग उस समय सफ़र किया करते थे। ट्रेन एक साधन हुआ करती थी जिससे लंबी दूरी लोग तय कर पाते थे। सड़कों का धीरे धीरे विकास हुआ, ट्रेनें पहले चलने लगी बढ़िया से, बस वगैरह बाद में धीरे धीरे चलने लगी। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, जो एकदम ताज़ा लग रहा था देखने में, और चिकना चिकना 2 खीरा। तो 2 खीरे सामने तौलिए पर रखे, तौलिया भी बिछाया था, उस पर खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। ये जो अचानक से उसमें चढ़े दौड़ते हुए, तो इससे वो जो सज्जन बैठे हुए थे उनकी आंखों में एक असंतोष की भावना दिखाई दी। जैसे वो एकांत में बैठ कर के अपना कुछ सोच रहे थे, अचानक कोई दूसरा व्यक्ति उसमें आ गया, तो उससे जो विघ्न पड़ा सो दिखाई उनकी आंखों में दे रहा था। तो आप जब ये पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप इसकी बारीकी को देखिए कि लेखक कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं, कैसे अभिव्यक्त किया जा रहा है छोटी छोटी बातों को। वहाँ हो रहे छोटी छोटी चीज़ों को भी अनदेखा नहीं कर रहे हैं लेखक। ये लेखन कला की विशेषता होती है। एक अच्छा लेखक वही माना जाता है जो आपके सामने उस दृश्य को ऐसा रखे कि आपको लगे कि आपके सामने कोई फिल्म चल रही है। यही लेखक की कुशलता होती है, यही लेखक का टैलेंट होता है। तो डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक रखते देखे जाने के संकोच में हो। अब जो उनकी आंखों में असंतोष दिखाई दिया, तो उस पर लेखक ने अनुमान लगाया कि ये कुछ सोच रहे थे और उसमें अचानक मैं कूद पड़ा, तो उससे एक विघ्न, एक बाधा पड़ी। तो ये सोच रहे हैं, ये खुद लेखक थे, तो आप दिल से जानिए पराये दिल का हाल। आप जो करते हैं अक्सर आप उसी से दूसरों को नापते हैं। तो ये इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये भी कोई कहानी वगैरह सोच रहे हों जिसमें विघ्न पड़ गया। क्योंकि लेखक के साथ ऐसा होता तो उनकी सोच में विघ्न पड़ता, उनकी कहानी में विघ्न पड़ता सोचने में। तो पहला अनुमान इन्होंने यह लगाया। फिर दूसरा अनुमान लगाया कि ये तो नवाबी नस्ल के दिख रहे हैं, तो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, मतलब खीरा कोई चीज़ है, तुच्छ चीज़ है, हर कोई खा सकता है, बड़ी सस्ती चीज़ थी, खेतों में उपजती थी, कोई उपजा के खा सकता है। तो वैसी अपदार्थ वस्तु एक विशिष्ट व्यक्ति खाते हुए पकड़ा जाए, देखा जाए, इससे उनको संकोच हुआ हो नवाब साहब को कि ये तो एक आम आदमी ने मुझे देख लिया खीरा लिए हुए। तो हो सकता है इस कारण उनकी आंखों में वह असंतोष दिखा हो, तो और वो संकोच में आ गए। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने ऐसा कोई मेलजोल बढ़ाने की तरफ कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे लगा कि वो उत्साहित हैं कि एक नया आदमी आया तो उससे मेलजोल बढ़ाया जाए, उससे हालचाल पूछा जाए, कौन है, कहाँ जाइएगा। अधिकतर ये होता है कि कोई नया यात्री जब आपके पास आया तो बातें होने लगती है कि आपको कहाँ तक जाना है, तो आप पूछते हैं आपको कहाँ तक जाना है, फिर बातें चल निकलती हैं इससे। तो ये एक मेलजोल बढ़ाने का तरीका है, एक संगति बढ़ाने का तरीका है। लेकिन यहाँ नवाब साहब की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। तो हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो लेखक भी उनके सामने की बर्थ पर बैठ गए और आंखें फेर ली, आंखें चुरा ली। आंखें चुराना दो तरह से हो सकता है। एक तो आप किसी संकोच के कारण किसी से आंखें चुराते हैं, लेकिन यहाँ लेखक स्पष्ट कर रहे हैं
कि इन्होंने आत्मसम्मान में आंखें चुराई। इन्होंने इसलिए आंखें चुराई कि सामने वाला महत्व नहीं दे रहा है, वो नहीं चाहता है मेलजोल बढ़ाना, बातचीत करना, तो मैं क्यों करने जाऊं, मेरा अपना आत्मसम्मान है। तो इन्होंने आंखें आत्मसम्मान में चुरा ली, दूसरी तरफ फेर ली, इधर उधर देखने लगे। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अब लेखक तो जब खाली बैठते हैं तो यहाँ ठाली कहा गया, ठल्ला आपने सुना होगा शब्द, खाली बैठे लोगों को कहते हैं। बोला खाली बैठे तो कुछ सोचते रहने की पुरानी आदत है। लेखक हैं तो कुछ ना कुछ कल्पना करते रहते थे। जब भी खाली बैठे कुछ सोचने लगे, कुछ लिख दिया उसी सोच को बाद में। तो कह रहे हैं कि खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब जब खाली बैठे तो कुछ ना कुछ सोचना था, तो यहाँ नवाब साहब एक सब्जेक्ट मिल गए, एक विषय मिल गए, तो उन्हीं के संकोच के कारणों का अनुमान लगाने लगे, कल्पना करने लगे कि क्या क्या हो सकता है। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब वो बीच का दर्जा था, सेकंड क्लास। नवाब अगर कोई होता तो वो फर्स्ट क्लास में सफ़र करता, लेकिन इन्होंने यहाँ थोड़ा किफ़ायत देखा कि थोड़ा सस्ता पड़ेगा और भीड़ तो उसमें होती नहीं है, तो मैं अकेला ही रहूँगा। यह सोचकर उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट ली हो और वहाँ बैठ गए हों। लेकिन अब एक शहर का सफ़ेदपोश एक साधारण आदमी, भद्र पुरुष, एक अच्छा आदमी लेकिन आम आदमी ने उन्हें देख लिया कि नवाब साहब मंझले दर्जे में यात्रा कर रहे हैं, मतलब ये भी हमारे जैसे हैं, ये भी सेकंड क्लास में चल रहे हैं। तो हो सकता है इस कारण वो संकोच में पड़ गए हों कि ये तो मैं देख लिया गया सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। दूसरा अनुमान इन्होंने लगाया कि सेकंड क्लास में अकेले सफ़र करने का उनका पक्का विश्वास था कि इसमें तो कोई आएगा नहीं, तो इसलिए खीरा भी खरीद लिया कि समय कट जाएगा खीरा छीलने, काटने, खाने में। लेकिन अब तो आ गया, तो उसके सामने खीरा खाएं कैसे। तब तो फिर सामान्य आदमी हो जाऊंगा मैं भी, कि हम लोग खीरा खाते हैं, नवाब साहब भी खीरा खाते हैं, तो फिर अलग क्या हुआ। तो इसलिए वो संकोच में पड़ रहे हों। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब लेखक ये सब सोच रहे थे और कनखियों से ऐसे नवाब साहब की ओर देख भी रहे थे। तो नवाब साहब कुछ देर खिड़की से बाहर देखते रहे, अपना इधर उधर गौर करना मतलब ध्यान से देखना, तो देखते रहे। फिर नवाब साहब ने अचानक ऐसे संबोधित किया जैसे कि उन्होंने अभी अभी इनको देखा। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। आधा वर्ष जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। अब अचानक से नवाब साहब ने इनको संबोधित किया। ओह! आधा वर्ष, मतलब जो अभिवादन का एक तरीका होता है, तो आधा वर्ष मतलब जैसे नमस्ते बोलते हैं हम लोग। जनाब खीरे का शौक रखते हैं क्या, मतलब वो पूछ रहे हैं कि आप खीरा खाना पसंद करते हैं क्या। तो जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब इसको पसंद करेंगे खाना। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, केवला शौक फरमाए। तो अचानक जो भाव परिवर्तन हुआ, ये तो समझ ही गए थे कि नवाब साहब इनसे मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उनको ये संकोच हो रहा है कि एक आम आदमी ने मुझे देख लिया इस स्थिति में। लेकिन अब अचानक से उनका भाव परिवर्तन हुआ तो इनको अच्छा नहीं लगा। ये समझ गए कि ये शराफत का ढोंग कर रहे हैं, ये शराफत दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि एक आम आदमी को भी एक नवाब पूछ सकता है। ये अपनी शराफत का ढोंग करना चाहते हैं और मुझसे इसीलिए ये पूछ रहे हैं खीरा के बारे में। तो इन्होंने भी झट से जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, मतलब नो थैंक्स जैसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में।
तो जी नहीं धन्यवाद। तो उसी तरह से उन्होंने कहा शुक्रिया, मैंने उन्होंने पूछा इसके लिए उन्होंने शुक्रिया कहा और फिर कहा कि नहीं नहीं आप खाइए, ठीक है। तो इसी को तरीके से कहने का एक हुआ उर्दू में कि किबला शौक फरमाए, मतलब आप ही खाइए। और शुक्रिया भी कहा कि मैं अभी नहीं खाना चाहता हूँ। आज हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, कल इसको पूरा करूँगा मैं, थोड़ा सा समय की किल्लत है। तो चलिए आप लोग इसको पढ़िएगा और कल फिर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।